हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। स्वागत आप सभी का दीपक ट्यूटोरियल्स में। प्रीवियस क्लास के अंदर हम लोगों ने हमारा जो चैप्टर चल रहा था इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, उसको पूरा कंप्लीट कर लिया था। और आज की इस क्लास में हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले थे। लेकिन नया चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैंने प्रीवियस क्लास में आप लोगों को एक क्वेश्चन दिया था इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में, जो क्वेश्चन लिखा भी पड़ा है आप लोगों के सामने। पहले अपन इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे, इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन क्या होगा, और साथ ही साथ नया चैप्टर स्टार्ट करने से पहले जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है जो आपकी सिलेबस की बुक के अंदर है, वो अपन सोल्व करेंगे। वो मैं आपको बताऊंगा कि उन क्वेश्चनों का सॉल्यूशन कैसे होता है। लगभग हम लोग क्या करते हैं कि कोई भी चैप्टर पूरा कंप्लीट कर लिया, उसके जो बेसिक कॉन्सेप्ट थे वो हमें आने लग गए, हमें फॉर्मूलाज आने लग गए, हमें डेरिवेशंस आने लग गई। लेकिन उसके बावजूद भी उन फॉर्मूलाज के ऊपर में बेस्ड जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स है वो क्वेश्चन हम लोग सॉल्व नहीं करते, जिससे कि आगे के जो एग्जाम है, 12th के आगे जो हायर एग्जाम आप लोग दोगे, उसके अंदर आप लोगों को बहुत ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो अभी हम लोग, जैसे हमने प्रीवियस चैप्टर जो हमारा था सॉल्यूशन, उसके अंदर किया था कि सॉल्यूशन के लास्ट पार्ट में हम लोगों ने केवल सॉल्यूशन चैप्टर के ऊपर बेस्ड न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सोल्व करे थे। उसी तरीके से आज हम लोग जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर हमारा पूरा हुआ है, उसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आप लोगों को सोल्व कराऊंगा, ताकि आप लोगों को एक बेसिक आइडिया आ जाएगा कि अगर इस टाइप के क्वेश्चन आए तो वो हम कैसे सोल्व करेंगे। तो बिना आप लोगों का टाइम वेस्ट किए मैं आप लोगों को इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के क्वेश्चंस सोल्व कराने जा रहा हूं। ध्यान रखिएगा एक बात का कि जैसे ही मैं कोई क्वेश्चन बोर्ड पे लिखता हूं, आप वीडियो को पॉज कीजिए, पहले उस क्वेश्चन को खुद से सोल्व करने की कोशिश कीजिए, जिससे आपको खुद का एक आकलन होगा कि अभी तक मैंने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की जितनी क्लासेस ली है उसके बेस पे मेरे को खुद से कितने न्यूमेरिकल सोल्व करने आने लगे हैं। ट्राई कीजिए, अगर ना हो पाए तो फिर वीडियो को वापस प्ले कीजिए और जो मैं सॉल्यूशन कराता हूं उसको देखिए। तो नोटबुक और पेन आप लोग आई होप लेकर के बैठ गए होंगे। अभी फुल ऑन फोकस अपना बोर्ड पे रखिए, जो मैं बोल रहा हूँ उसको बड़े ध्यान से सुनिएगा, और जो मैं समझा रहा हूँ, जो मैं लिख रहा हूँ, उस पर अपनी नजर टिका के रखिएगा। तो देखिए, प्रीवियस क्लास में मैंने आप लोगों को ये एक क्वेश्चन दिया था कि 0.20 मोलर KCl का एक सॉल्यूशन है, यानी कि उसकी कंसंट्रेशन आपको दी गई है 0.20 मोलर। इस सॉल्यूशन का 298 केल्विन ताप पर, इतने टेम्परेचर पर जो स्पेसिफिक कंडक्टेंस है, जो विशिष्ट चालकता है, वो इतनी है। ठीक है, अब आप लोगों को इस सॉल्यूशन का जो मोलर कंडक्टेंस है वो आपको फाइंड करना है। ठीक है, बात समझ गए इतनी बात। अभी आप लोग अगर मोलर कंडक्टेंस का फॉर्मूला लगाते हो, डेल एम इज इक्वल टू कप्पा इंटू 1000 अपॉन एम। ये छोटा सा फॉर्मूला हम लोगों ने पहले की क्लासेस में डेराइव कर लिया है कि डेल एम इज इक्वल टू कप्पा इंटू 1000 बटा एम। बताओ कप्पा यहाँ पे क्या है, आपको वैल्यू दी गई है ये रही, तो 0.0248 साइमेन सेंटीमीटर इनवर्स अपॉन एम। एम क्या है यहाँ पर, तो एम यहाँ पर है मोल। कितने मोलर का सॉल्यूशन है, 0.20, तो 0.20 मोल इनटू ऊपर क्या लगाओगे 1000। और मैंने क्या कहा था कि ये 1000 क्या है, ml यानी कि सेंटीमीटर क्यूब है, तो 1000 सेंटीमीटर क्यूब। देखो इस इनवर्स से इसकी एक पावर कैंसिल हो जाएगी, तो ये सेंटीमीटर स्क्वायर बन जाएगा। तो आंसर आपका जो आएगा वो आएगा साइमेन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स में। बोलो क्लियर है ये बात अच्छे से। अभी इस वाले पॉइंट से जब ये वाला पॉइंट हटाएंगे तो 1 और 2 डिजिट थी यहाँ पे, 1 2 3 4, 2 ज्यादा है, ये नीचे मैंने 100 लिख दिया। बोलो ये बात क्लियर है। इन 2 जीरो से ये 2 जीरो गए और इस 10 से ये गया 2 बार,
इस 2 से इसको डिवाइड कर लो तो 1 2 4, ये लो 124। तो डेल एम यानी कि मोलर कंडक्टेंस कितनी आ गई 124 साइमेन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। ये लीजिए, ये इस क्वेश्चन का आंसर है। आपको ज्यादा कुछ सोचना ही नहीं है इस क्वेश्चन के अंदर, डायरेक्ट जो आपको कैलकुलेट करनी है आप उसका फॉर्मूला लगाओ, सारी वैल्यूज आप लोगों को दी गई है, वैल्यूज रख दो, आप लोगों का आंसर हो जाएगा। देखो कई बार न्यूमेरिकल के अंदर क्या करना होता है आपको पता है कि ये चीज आपको कैलकुलेट करनी है, आप लोग उसका फॉर्मूला रखोगे। उस फॉर्मूले के अंदर जैसे मान लो 3 पैरामीटर है 1 2 3, इन 3 में से भी आपको कोई 2 ही वैल्यू दी जाती है, तो आपको एक वैल्यू नहीं मिली, उस फॉर्मूले के अंदर जो हमको वैल्यू रखनी थी वो वैल्यू भी नहीं मिली, तो आप क्या करोगे कि वो वैल्यू कैसे निकालते हो सकता है उसके लिए कोई दूसरा फॉर्मूला आपको लगाना पड़ जाए। तो इसी को अपन बोलते हैं न्यूमेरिकल प्रॉब्लम। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करने में आप लोगों को दिक्कत क्यों आती है, वो इसीलिए आती है कि जब किसी चीज को निकालने के लिए कोई फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला लगा दिया, अगर डायरेक्ट वैल्यूज दी गई है तो आप वैल्यूज लिख दोगे, आंसर निकाल दोगे, लेकिन उस फॉर्मूले के अंदर हमको जो चीजें चाहिए अगर वो चीजें आप लोगों को पूरी नहीं दी गई है तो क्या करोगे, तो आप खुद से इतना दिमाग लगाने में कई स्टूडेंट ही कैपेबल हो सकते हैं जो ये दिमाग लगा ले कि हाँ अगर मेरे को ये चीज नहीं मिली है तो मैं इसको ऐसे निकाल लूंगा। जिसने ये सोल्व कर लिया वो न्यूमेरिकल सोल्व कर लेगा। तो एकदम इजी वे से स्टार्ट कर रहा हूं मैं। जैसे देखो ये एकदम इजी सा न्यूमेरिकल था, ये 3 वैल्यूज आपको चाहिए थी, तीनों वैल्यूज आपको दे दी, आप लोगों ने आंसर निकाल दिया। इसी टाइप से अभी हम कुछ और न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स जो प्रीवियस टॉपिक्स हमारे हुए हैं उन पे बेस्ड न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स मैं आपके लिए लेके आ रहा हूं, इसको आप पहले नोट कर लीजिए और देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए स्टूडेंट्स, एक न्यूमेरिकल हम लोगों ने सोल्व कर लिया, एक और छोटी सी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूं। देखिए आप लोग ये बोल रहे हैं क्वेश्चन, पहले आप लोग एकदम इत्मीनान से जो क्वेश्चन की लैंग्वेज है उसको रीड करने की, उसको अंडरस्टैंड करने की ट्राई कीजिए कि क्वेश्चन में बोला क्या जा रहा है हमको। तो देखिए 0.001 मोलर, कैपिटल एम का मतलब समझते हो मोलर, तो 0.001 मोलर KCl सॉल्यूशन का सेल है, ठीक है, यानी कि हम लोगों को एक सेल दे दिया गया है जिस सेल के अंदर जो सॉल्यूशन भरा है वो KCl का है और उसकी कंसंट्रेशन 0.001 मोलर है। तो 0.001 मोलर KCl के विलियन का एक सेल है, ठीक है, जिसका रेजिस्टेंस यानी कि प्रतिरोध, रेजिस्टेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग बोलते हैं प्रतिरोध R। तो वो जो सेल है उस सेल का रेजिस्टेंस 1500 ओम है, जिस सेल का रेजिस्टेंस 1500 ओम है। क्लियर? कैलकुलेट इट्स सेल कांस्टेंट X। सेल कांस्टेंट क्या होता है, सेल स्थिरांक X। तो ये बोल रहे हैं कैलकुलेट इट्स सेल कांस्टेंट, यानी कि इस सेल के, ये जो सेल बना है ऊपर, इसके सेल कांस्टेंट का फाइंड करो, इसके सेल कांस्टेंट को फाइंड करो, x की वैल्यू निकालो। इफ अगर स्पेसिफिक कांस्टेंट ऑफ द सॉल्यूशन इज, ये वैल्यू दी गई है, यानी कि ये बोल रहा है कि अगर इस 0.001 मोलर KCl सॉल्यूशन का जो स्पेसिफिक कांस्टेंट है, जो कप्पा की वैल्यू है, वो अगर इतनी है तो इसके सेल कांस्टेंट का निर्धारण कीजिए, सेल कांस्टेंट ज्ञात कीजिए जिस सेल का रेजिस्टेंस 1500 ओम है। तो अभी आप लोग वीडियो को पॉज कीजिए, इस क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश कीजिए। हाँ जी, तो अभी हम लोग इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखते हैं। जिन स्टूडेंट्स ने वीडियो पॉज करके क्वेश्चन करने की ट्राई की है, आपका अगर उत्तर सही आया है बहुत बढ़िया, अगर नहीं आया तो भी बहुत बढ़िया बात है, आप लोगों ने खुद से ट्राई किया। देखिए हम लोग इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन करते हैं। तो अब अपने पास सबसे पहले जो बेसिक आइडिया आता है वो ये आता है कि हमें कैलकुलेट क्या करना है। तो ये बोल रहे हैं कैलकुलेट इट्स सेल कांस्टेंट, हम लोगों को फाइंड करना है x, और x के लिए हम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा है L/A। बोलो पढ़ा है, मैंने आप लोगों को बताया था जब हम लोगों ने टॉपिक करा था कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, उस टॉपिक के अंदर ये सारी चीजें आई थी। तो x = L/A, क्या आपको L की वैल्यू दी गई है? नहीं दी गई। क्या आपको A की वैल्यू दी गई है?
नहीं दी गई। ठीक है, तो अभी यहीं से अपन ये बात करेंगे कि जो कंडक्टेंस था C वो इक्वल था कप्पा इंटू A बाई L का। बोलो ये फॉर्मूला पता है आप लोगों को? कंडक्टेंस इज इक्वल टू स्पेसिफिक कंडक्टेंस इनटू A अपॉन L। बताओ L अपॉन A अगर x है तो A अपॉन L क्या होगा? 1 बाई x। तो मैं लिख सकता हूं C इज इक्वल टू कप्पा इंटू 1 बाई x। बोलो ये चीज समझ में आ गई? यहां से ये x आप लोगों को क्या करना है? फाइंड करना है फाइंड। तो हम लोग क्या करेंगे? x इज इक्वल टू कप्पा इंटू 1 बाई c। बोलो हो जाएगा। तो x इज इक्वल टू कप्पा इंटू 1 अपॉन c। अभी आप लोग देखिए यहाँ पे जो फॉर्मूला आपने लिखा था इसके अंदर कोई भी चीज हमको न्यूमेरिकल के अंदर दी नहीं गई थी, लेकिन इस फॉर्मूले के अंदर एक चीज कप्पा की हम लोगों को दी गई है कि ये है, दिया गया है क्या? C कंडक्टेंस या चालकता आप लोगों को दी गई है क्या? नहीं दी गई। अब ये C कैसे निकालेंगे? अब C के अंदर पड़ गए हम लोग कि C कैसे निकालेंगे, तो आपको जस्ट अपने माइंड सेंस का यूज करना है और ये देखना है कि C निकलेगा कैसे। C उसी फॉर्मूले से निकालना है जो टर्म्स हम लोगों को न्यूमेरिकल में दी गई है। जब मैंने आप लोगों को कंडक्टेंस, मोलर कंडक्टेंस, स्पेसिफिक कंडक्टेंस इनकी यूनिट लिखना बताई थी, तब मैंने आप लोगों को बोला था कि जो कंडक्टेंस होता है C वो रेसिप्रोकल होता है रेजिस्टेंस का, यानी कि C इज इक्वल टू 1 अपॉन R होता है। तो R इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1 अपॉन C। क्लियर है ये बात? कोई डाउट नहीं है? तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि 1 अपॉन C जो होता है वो R होता है। समझ में आ गई ये बात? ये पड़ा 1 अपॉन C, इसको मैं R के इक्वल कर दूं, x इज इक्वल टू कप्पा इंटू R। ये लीजिए, बताओ कप्पा की वैल्यू आप लोगों को दी गई है? बिल्कुल दी गई है। ये बोल रहे हैं कि स्पेसिफिक कांस्टेंट यानी कि कप्पा कितना है? ये रहा 0.14 इंटू 0.146 सॉरी 0.146 इंटू 10 की पावर माइनस 3 साइमेन सेंटीमीटर इनवर्स इंटू बताओ रेजिस्टेंस कितना है? 1500 ओम है, तो 1500 ओम। ये लीजिए, ये दोनों वैल्यूज हम लोगों ने लिख दी, कोई दिक्कत नहीं है। अभी आप लोग इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, जो भी आंसर आएगा उसकी यूनिट क्या लिख दोगे आप लोग? ओम साइमेन सेंटीमीटर इनवर्स। इसको इससे मल्टीप्लाई कर लीजिए, आप लोगों का आंसर आ जाएगा। मल्टीप्लाई कर सकते हो आप लोग इजीली। मेरा काम है यहाँ पे मैं आप लोगों को ओनली मेथड बता रहा हूँ कि जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आप लोगों के बुक में है उनको आप लोग सोल्व कैसे करोगे। तो वापस देख लीजिए आप लोग, आपको इतनी कंसंट्रेशन का एक सेल दिया गया था, इस कंसंट्रेशन का न्यूमेरिकल में कोई काम नहीं है। तो पहली बात तो आप ये चीज सीखिए कि न्यूमेरिकल के अंदर आपको सारी चीजें दी जाए, वो काम की है कोई जरूरी नहीं होता। जो चीज काम की नहीं है उसको पहले से ही साइड में कर दीजिए। जैसे ये चीज आपके काम की नहीं थी, इसको साइड कर दो, कर दिया। नंबर 2 बात, आपको जो चीज निकालनी है उसका फॉर्मूला लिखो और ये देखो उस फॉर्मूले के अंदर जो पैरामीटर्स है क्या वो वैल्यूज हम लोगों को दी गई है? जैसे x = l/a, क्या आपको l और a की वैल्यू दी गई है? नहीं दी गई। तो हम लोग इस x का दूसरा फॉर्मूला निकालेंगे, इस टर्म्स में ये निकाल लिया। अभी हमारे पास एक वैल्यू तो है लेकिन दूसरी वैल्यू नहीं है, तो ये दूसरी वैल्यू कैसे निकालेंगे? ये दूसरी वैल्यू कैसे निकालेंगे? यहां से। तो ये दोनों वैल्यूज आ गई। एक बात का ध्यान रखिए, आपका क्वेश्चन सोल्व उन्हीं चीजों से होगा जो चीजें आपको क्वेश्चन के अंदर दी गई है। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि मेरे को तो इस क्वेश्चन को निकालने के लिए ये चीज चाहिए और ये चीज मेरे को दी नहीं गई है। वो चीज अगर नहीं दी गई है तो आप ट्राई कीजिए, वो चीज आपको इनडायरेक्टली क्वेश्चन के अंदर दी गई है। समझ में आ गई बात? जैसे आप लोग बोल दो कि मेरे को सोल्व करना है, मेरे को तो सी चाहिए, लेकिन सी हम लोगों को क्वेश्चन में दिया ही नहीं है। अब आप देखिए कि सी आप लोग कैसे निकालते हो? सी आप लोग 1/r से निकालते हो, तो इसकी वैल्यू आप लोग 1/c की r लिख दो, r की वैल्यू आप लोगों को दी गई है। तो अभी आप इस क्वेश्चन को नोट कीजिए और थोड़े बहुत क्वेश्चंस है जो हम लोग देखते हैं।
लेकिन उससे पहले इसको नोट कीजिए आप लोग। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये आप लोगों के लिए एक और छोटी सी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम लेके आए हैं जिसको आप लोगों को सोल्व करना है पहले खुद से, फिर आप लोग आगे देखिए कि मैं किस टाइप से इसको सोल्व करके देता हूं आपको। क्वेश्चन ये है कि CuSO4 के इलेक्ट्रोलाइसिस में, यानी कि आप लोग किसी इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अंदर इलेक्ट्रोलाइसिस करवा रहे हो, किसका? कॉपर सल्फेट का करवा रहे हो। करवाने के लिए आप लोगों ने 1.5 एम्पियर का करंट 10 मिनट तक फ्लो करवाया। 1.5 एम्पियर का करंट था, उसको 10 मिनट तक सर्किट के अंदर, सेल के अंदर फ्लो करवाया। ऐसा करने पर कैथोड के ऊपर जो कॉपर बनेगा, कैथोड पर बनने वाले कॉपर की मात्रा यानी कि वेट कैलकुलेट कीजिए। जब आप लोग कॉपर सल्फेट का इलेक्ट्रोलाइसिस करवा रहे हो तो 1.5 एम्पियर का करंट जब आप लोगों ने 10 मिनट तक फ्लो करवाया तो कैथोड पर बनने वाले कॉपर की मात्रा या वेट कैलकुलेट करना है। इसके लिए आप लोगों को फैराडे कांस्टेंट F की वैल्यू 96,487 कूलम दी गई है। ठीक है, देखो ये जो मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं, जो क्वेश्चन की लैंग्वेज है, ये मैं जानबूझ करके ऐसे लिख रहा हूं ताकि जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट है उनको भी इसको समझने में दिक्कत ना आए, और जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट है वो भी इसको समझ लेंगे। अगर पूरा क्वेश्चन मैं इंग्लिश में लिखूंगा तो हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट को दिक्कत होगी, और पूरा क्वेश्चन अगर हिंदी में लिखूंगा तो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट को दिक्कत होगी। तो मैं क्वेश्चन की ओनली उतनी ही लैंग्वेज लिख रहा हूं जो आपके काम की है। ठीक है, जैसे कॉपर सल्फेट का इलेक्ट्रोलाइसिस करवा रहे हो, 10 एम्पीयर का करंट, सॉरी 1.5 एम्पीयर का करंट 10 मिनट तक फ्लो करवाया, तो कैथोड पर बनने वाले कॉपर का वेट आप लोगों को कैलकुलेट करना है। इसके लिए फैराडे कांस्टेंट की वैल्यू आपको ये दी गई है। तो जैसा कि मैंने बोला है पहले, वीडियो पॉज कीजिए, खुद से इस क्वेश्चन को करने की ट्राई कीजिए। अभी हम लोग देखते हैं इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। ठीक है, देखिए ये जो क्वेश्चन है ये अपने जो फैराडे भाई साहब है, ठीक है, फैराडे के फर्स्ट लॉ से ये क्वेश्चन होगा। फैराडे के फर्स्ट लॉ से ये क्वेश्चन होगा, जिन्होंने ये बताया था कि W प्रोपोर्शनल टू Q, W प्रोपोर्शनल टू IT, W इज इक्वल टू ZIT। याद आया? तो वो ही फॉर्मूला आप लोगों को लगाना है, W इज इक्वल टू ZIT। ये लीजिए इस फॉर्मूले से। देखो W कैलकुलेट करना है, W आप लोगों को कैलकुलेट करना है। I की वैल्यू, तो I की वैल्यू आप लोगों को दी गई है 1.5 एम्पियर। T की वैल्यू, तो यहां T जो रहेगा वो सेकंड में रहेगा, तो T इज इक्वल टू 10 मिनट यानी कि 600 सेकंड। अभी हम लोगों को निकालना क्या है? Z की वैल्यू। तो Z की वैल्यू कैसे निकालते हैं जरा दिमाग लगाइए। जब फैराडे लॉ हमने किया था तो मैंने बताया था Z क्या होता है? इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंस, विद्युत रासायनिक तुल्यांक। जब किसी सर्किट में 1 कूलम चार्ज फ्लो करवाया जाए तो बनने वाले प्रोडक्ट की ग्राम में मात्रा उसका W होती है। ठीक है, तो आप लोग देखिए, जब कॉपर सल्फेट से कॉपर बना रहे हो तो रिएक्शन क्या होगी? रिएक्शन कुछ इस प्रकार से होगी कि कॉपर प्लस 2 2 इलेक्ट्रॉन लेगा और कॉपर बनाएगा। क्लियर है ये बात? तो जब सर्किट में 2 मोल इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हैं, जब 2 मोल इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हैं तो 1 मोल Cu बन रहा है। जब 2 मोल इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हैं तो 1 मोल Cu बन रहा है। तो ये बात लिख दो आप लोग कि जब 2 मोल इलेक्ट्रॉन फ्लो करे तो 2 मोल इलेक्ट्रॉन जब फ्लो किए तो 1 मोल Cu बना। Cu का मोलिकुलर वेट कितना होता है? 63.5 ग्राम। ठीक है बात? 2 मोल इलेक्ट्रॉन का मतलब 1 मोल इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है वो फैराडे कांस्टेंट होता है। तो 1 मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होगा? 96,487। तो 2 मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज 2 × 96,487
487 कूलाम चार्ज जब सर्किट में फ्लो करेगा तो 63.5 ग्राम कॉपर बनेगा। बोलो समझ में आ गई ये बात। और जब मैं ये बोलूं कि 1 कूलाम चार्ज सर्किट में फ्लो करेगा तो 63.5 बट्टा 2 इंटू 96,487 ग्राम कॉपर बनेगा। ये जेड की वैल्यू आ गई 63.5 बट्टा 2 इंटू 96,487। इस वाली वैल्यू को हम लोग लिख सकते हैं और हमारा आंसर जो है वो आ जाएगा, हमारा क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। तो देखिए WCU इज इक्वल्स टू ZCU इंटू I इंटू T। जेड की वैल्यू 63.5 बट्टा 2 इंटू 96,487 इंटू I की वैल्यू 1.5 इंटू T की वैल्यू 600। ये लीजिए इस पॉइंट को और इस पॉइंट को जब हटाया यहाँ पे 100, 2 जीरो से ये 2 जीरो चले गए, कोई दिक्कत नहीं है। अभी आपके पास बच गया 635 इंटू 15 इंटू 6 बट्टा 2 इंटू 96,487 और 2 से भी इसको काट दीजिए 3 बार। ये लीजिए, ठीक है। अब इसको आप लोग सोल्व कर लो, इसको मल्टीप्लाई कर दो, इसका डिवाइड कर दो। जो आंसर आएगा उतने ग्राम कॉपर आपके पास कैथोड पे बन जाएगा। कैलकुलेशन आप लोग खुद से करोगे। क्वेश्चन होगा कैसे, क्वेश्चन का सॉल्यूशन क्या होगा वो मैं आप लोगों को यहाँ पर बता रहा हूँ। तो क्लियर है ये बात, ये क्वेश्चन कैसे हुआ इसको नोट कीजिए आप लोग। फिर अपन देखते हैं कुछ और न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स। तो देखिए स्टूडेंट्स, आप लोगों के लिए एक और क्वेश्चन लिखा है यहाँ पे। क्वेश्चन ये है कि सेल पोटेंशियल ऑफ द सेल, यानी कि एक सेल आपको दिया जा रहा है। ये रहा सेल, पहले आप सेल देख लीजिए। निकल टू निकल प्लस 2 सोल्ट ब्रिज, कॉपर प्लस 2 कॉपर। इस सेल का जो सेल पोटेंशियल है, सेल पोटेंशियल ऑफ द सेल, इस सेल का इज 0.59 वोल्ट, यानी कि इस सेल का सेल पोटेंशियल आपको 0.59 वोल्ट दिया गया, ठीक है। हाफ सेल पोटेंशियल, हाफ सेल पोटेंशियल यानी कि अर्ध सेल विभव, इसमें से आधे सेल का पोटेंशियल, और वो आधा सेल कौन सा है, तो हाफ सेल पोटेंशियल। ये इतना इतना भी हाफ है और ये इतना इतना भी हाफ है, तो इस वाले हाफ का या इस वाले हाफ का, तो ये बोल रहे हैं हाफ सेल पोटेंशियल ऑफ कॉपर प्लस 2 कॉपर, यानी कि इस वाले हाफ सेल का जो पोटेंशियल है वो इतना है 0.34 वोल्ट है। देन कैलकुलेट द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ निकल प्लस 2 निकल। अगर आपको इस पूरे सेल का पोटेंशियल दे दिया गया इतना, इस इतने इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल दे दिया गया इतना, तो इस वाले इलेक्ट्रोड का स्टैंडर्ड फॉर्म में आपको पोटेंशियल कैलकुलेट करना है। देखो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप एकदम इजीली से कर सकते हो इसको। आप लोग ये देखो कि E नोट सेल इज इक्वल्स टू E नोट राइट माइनस E नोट लेफ्ट होता है। E नोट सेल इज इक्वल्स टू E नोट राइट माइनस E नोट लेफ्ट। बताओ राइट में क्या है, Cu प्लस 2 टू Cu, तो मैं लिख दूं E नोट, राइट में ये है तो इसका पोटेंशियल माइनस, लेफ्ट में है निकिल, तो निकिल प्लस 2 निकिल। ये लीजिए, आप राइट में से लेफ्ट माइनस कर दीजिए, ई नोट सेल आ जाएगा। अभी आप लोग ये बताइए ई नोट सेल की वैल्यू आप लोगों को दी गई है, सेल का पोटेंशियल कितना है, ये रहा, तो 0.59 वोल्ट इज इक्वल्स टू राइट में क्या है, कॉपर है, तो कॉपर वाले की वैल्यू तो आपको दी गई है 0.34, तो 0.34 वोल्ट माइनस ई नॉट किसका, निकिल प्लस 2, इसका आपको कैलकुलेट करना है। तो देखिए ई नॉट
निकिल इज इक्वल्स टू, ये पड़ा है इधर का इधर ही, इसको इधर लाना है, उसको इधर भेज देना है, ठीक है। क्लियर है बात। ये यहां से ये आपके पास ई नॉट सेल की वैल्यू आ गई, दी गई है 0.59 वोल्ट इज इक्वल्स टू ई नॉट राइट, राइट के अंदर आप लोगों को सेल दिया गया है सेल Cu, तो Cu की वैल्यू ये लिख दी हम लोगों ने, और ई नॉट लेफ्ट, लेफ्ट में क्या है निकिल वाला, निकिल वाले की वैल्यू हम लोगों को क्या करनी है निकालनी है, तो निकिल वाले की वैल्यू हम लोग निकालेंगे। क्लियर है ये बात। तो निकल वाली की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, देखो 0.34 वोल्ट, अभी उधर माइनस में जाएगा तो माइनस 0.59 वोल्ट माइनस कर दो, तो ई नॉट निकिल इज इक्वल्स टू, इसको माइनस करो, माइनस 0.25 वोल्ट, ये लीजिए। तो जो निकल का स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड था उसका पोटेंशियल -0.25 वोल्ट हम लोगों को मिल गया, हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया। तो इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन कैसे करेंगे, एकदम से इजी था, कर लिया हम लोगों ने। तो इसको आप लोग नोट कीजिए, अभी एक दो और न्यूमेरिकल हम लोगों को करने हैं, इसको नोट कीजिए पहले। देखिए स्टूडेंट्स, ये आप लोगों के लिए और एक नया न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है। इसमें ये दिया गया है कि फाइंड द EMF ऑफ Cu इलेक्ट्रोड या कॉपर इलेक्ट्रोड। आप लोगों को कॉपर का एक इलेक्ट्रोड दिया गया है जिसका आपको EMF यानी कि विभव पोटेंशियल फाइंड करना है। किस में करना है, Cu+2Cu, इसका ये इलेक्ट्रोड है कॉपर का जिसका आप लोगों को EMF निकालना है। लेकिन यहाँ पे ध्यान से देखिए कि ये स्टैंडर्ड कंडीशन में है क्या, ये स्टैंडर्ड कंडीशन में नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि स्टैंडर्ड कंडीशन में कोई इलेक्ट्रोड तब होता है जब उसके अंदर आयंस की कंसंट्रेशन 1 मोलर रहती है। यहाँ पे आपको कंसंट्रेशन दी गई है 0.1 मोलर, तो ये नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन में आ गया। तो यहाँ पर कॉपर का एक इलेक्ट्रोड है जो नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन में आप लोगों को दिया गया है, जिसका EMF आप लोगों को निकालना है। इसके लिए गिवन आप लोगों को दिया गया है E नोट यानी कि स्टैंडर्ड कंडीशन में, स्टैंडर्ड कंडीशन के अंदर कॉपर के इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल 0.34 वोल्ट है। तो एक इलेक्ट्रोड आपको दिया गया है जिसका नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन में आपको EMF फाइंड करना है, स्टैंडर्ड कंडीशन में उसका EMF आपको दिया गया है। नेक्स्ट इक्वेशन से ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो आप लोग पहले क्वेश्चन को नोट कीजिए, वीडियो को पॉज कीजिए, क्वेश्चन को सोल्व कीजिए। अभी हम लोग इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। तो देखो इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन होगा बाय नेक्स्ट इक्वेशन का यूज करके हम लोग इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। क्योंकि नेक्स्ट इक्वेशन कब काम आती है, जब कोई सेल अपनी स्टैंडर्ड से नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन में चला जाए, या जब कोई इलेक्ट्रोड अपनी स्टैंडर्ड से नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन में चला जाए, तब उसका EMF हम लोग नेक्स्ट इक्वेशन से निकाल सकते हैं। तो क्या कहती है नेक्स्ट इक्वेशन, नेक्स्ट इक्वेशन कहती है कि E सेल इज इक्वल्स टू E नॉट सेल माइनस 2.303 RT अपॉन NF log Q। ये लीजिए, क्लियर है बात। R की वैल्यू, T की वैल्यू, F की वैल्यू जब हम लोग लिख देंगे तो क्या बन जाएगा, E सेल इज इक्वल्स टू E नॉट सेल। देखो E नॉट सेल की वैल्यू तो आप लोगों को दी गई है, ये रही, तो प्लस का 0.34 वोल्ट माइनस इस इतनी वैल्यू को आप लोग जब सोल्व करते हो तो मैंने आप लोगों को बताया कितना आता है 0.0591 अपॉन n, ओनली यहीं पे आएगा n एंड log Q। क्लियर है ये बात। अभी हम लोगों को क्या करना है, n की वैल्यू निकालनी है और Q की वैल्यू निकालनी है। तो n की वैल्यू तो क्या है, कॉपर +2 से कॉपर कब बनेगा, जब कॉपर +2 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, कॉपर बन जाएगा। ये पूरी रिएक्शन भी हो गई इस इलेक्ट्रोड की, कितना इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है, 2 का,
तो n की वैल्यू 2। अभी हम लोग निकाल रहे हैं Q, तो Q के लिए क्या करेंगे, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, तो Cu की कंसंट्रेशन अपॉन Cu प्लस 2 की कंसंट्रेशन, Cu सॉलिड में है 1, Cu प्लस 2 की कंसंट्रेशन 0.1, तो ये 0.1, 1 के अंदर 0.1 का डिवाइड किया, ये आ गया 10। ये लीजिए, क्लियर है बात। तो अभी जब हम लोग ई सेल निकालेंगे तो ई सेल इज इक्वल टू ई नोट सेल की वैल्यू 0.34, तो 0.34 वोल्ट माइनस 0.0591, 0.591 बट्टा 2, 2 क्यों, क्योंकि n की वैल्यू है इनटू log 10 कर देंगे। log 10 की वैल्यू 1 होती है, 1 को 1 पढ़ा रहने दो, और 0.34 माइनस इसका इसमें डिवाइड कर दो तो 0.0295, ये लीजिए। तो यहां से हम लोगों को ई सेल की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, 0.3105 वोल्ट, ये लीजिए। ये इस सेल के अंदर कॉपर का जो इलेक्ट्रोड है उसका पोटेंशियल 0.3105 वोल्ट है, हम लोगों को मिल जाएगा। तो इस प्रकार से आप लोग, आई होप अब जो आप लोगों के पास में क्वेश्चंस आएंगे आप उनको सोल्व कर लोगे बड़े ही इजीली। कोलराउस लॉ के ऊपर में न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स है, लेकिन वो तो बहुत ज्यादा इजी है। आपको 3 कंपाउंड की मोलर कंडक्टेंस दिया जाएगा, एक का पूछा जाएगा, आयनों को जोड़ दो, माइनस कर दो, कोलराउस लॉ से अपना सोल्व हो जाएगा। क्लियर है बात। तो ये कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स मैंने करवाए आप लोगों को इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के, इसलिए बिकॉज आप लोगों के पास में अगर कोई न्यूमेरिकल आ जाए तो आप लोग उसमें कंफ्यूज ना हो और तुरंत से उसका आंसर कर सको। देखो, कोई भी चैप्टर के ऊपर अपनी कमांड तभी बनती है जब उस चैप्टर के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हम बहुत ज्यादा सोल्व कर लें। हमको अगर किसी क्वेश्चन में सारी डेरिवेशन आ रही है, सारे फॉर्मूलाज आ रहे हैं, सारे लॉ पता है, फिर भी हमारी उसमें कमांड है, कोई जरूरी नहीं है। लेकिन अगर उस टॉपिक के, अगर उस चैप्टर के हम लोगों ने 5-10 न्यूमेरिकल कर लिए तो हम ये श्योरिटी से कह सकते हैं कि हाँ, अभी इस चैप्टर में हमारी कमांड एकदम से बढ़िया है। क्योंकि इतना तो आप मानते हो कि हम किसी भी टॉपिक का न्यूमेरिकल तभी सॉल्व कर सकते हैं जब हमें उस न्यूमेरिकल के पीछे का बेस पता हो। बेस पता होने से हम न्यूमेरिकल कर सकें कोई जरूरी नहीं है, लेकिन न्यूमेरिकल सॉल्व तभी कर सकते हैं जब हमें बेस पता हो। इसलिए मैंने आप लोगों को ये न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करवाई है। तो आई होप ये 4-5 न्यूमेरिकल जो भी मैंने आज आपको करवाए आप लोगों को समझ में आए होंगे। फिर भी अगर कोई छोटा मोटा डाउट रह जाए, अगर कैलकुलेशन में दिक्कत आए तो आप लोग खुद से सॉल्व करोगे। फिर भी अगर किसी को कुछ डाउट हो कि ये यहाँ पे वैल्यू कैसे आई, ये फॉर्मूला कैसे बना, तो आप लोग कमेंट के अंदर अपना डाउट डालें, मैं आपको उसका आंसर श्योर दूंगा। और अगर आपको ये न्यूमेरिकल समझ में आ गए, आप लोगों को अच्छे लगे, तो आप इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स में शेयर कर दीजिए ताकि वो लोग भी इन न्यूमेरिकल्स की तैयारी कर सके। अभी आज की क्लास में हम लोग इतना ही करेंगे, लेकिन जाने से पहले मैं आप लोगों को न्यूमेरिकल दे के जा रहा हूं जिसको आप लोग सोल्व करोगे और कमेंट के अंदर मेरे को उसका आंसर बताओगे, ठीक है। तो पहले आप इसको नोट कीजिए, फिर मैं आपको एक न्यूमेरिकल और देता हूं। ये लीजिए स्टूडेंट्स, ये आप लोगों के लिए एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम मैंने चूज करी है, इसको आप लोग सोल्व करोगे और कमेंट के अंदर मेरे को इसका आंसर बताओगे। देखो, क्वेश्चन ये है कि सेल रिएक्शन ऑफ द सेल इज, कोई सेल दिया गया है आपको जिसके अंदर सेल रिएक्शन ये हो रही है, ये सेल रिएक्शन है 2Fe+3 प्लस 2I माइनस गिव अस 2Fe+2 प्लस I2। तो ये रिएक्शन हो रही है किसी सेल के अंदर, और जिस सेल के अंदर ये रिएक्शन हो रही है उसके E0 की वैल्यू, यानी कि उस सेल के EMF की वैल्यू इतनी दी गई है आपको। तो कैलकुलेट करना है आप लोगों को गिब्स फ्री एनर्जी, गिब्स मुक्त ऊर्जा का आपको परिकलन करना है डेल G0 का। तो आप लोग इस क्वेश्चन से गिब्स फ्री एनर्जी की जो वैल्यू है उसको फाइंड करोगे और कमेंट के अंदर मेरे को आंसर बताओगे।
आज की इस क्लास में इतना ही करेंगे। मिलते हैं अपन नेक्स्ट क्लास में एक नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग।